Hello everyone, welcome back once again with my YouTube channel ज्ञान बाय सौमेन झा। मैं आपका मेंटोर दोस्त एंड होस्ट सौमेन झा स्वागत करता हूं आपका इस मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ 17 और 18 यानी कि 17 और 18 दोनों के करंट अफेयर्स का कंबाइंड सेशन आज चलेगा। सो देखना ना भूले पूरे वीडियो को, फटाफट सारे करंट अफेयर्स और सबसे अंत में सबसे खास जो है आज का इतिहास जरूर कवर करेंगे उसको। सो जुड़े रहे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चैनल में अगर नए हैं तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इफ यू वांट need something like video on anything, please do comment. I will surely try to make it for exclusively only for you and I also take your name. So बस जुड़े रहो, मदद करो और अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गाइस पहले न्यूज के साथ शुरू करेंगे। प्रथम लेखा दिवस, ठीक है, लेखा दिवस को ओवरऑल समझ लीजिए ये क्या है। तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि कैग, ठीक है। तो प्रथम लेखा दिवस कब था ये याद रखेंगे, ये 16 नवंबर को था। 16 नवंबर को अब हर साल क्या मनाया जाएगा, लेखा दिवस मनाया जाएगा, कैग की उपलब्धियों को दर्शाने और उसके महत्व को समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा जानते हैं कैग के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है, ठीक है। ये कौन है, एक टाइप का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। किस लिए है ये, तो इनका काम होता है कि भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकार यानी कि राज्य की सरकारों कि सभी तरह के लेखों का आकंचन करना, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्य से रिलेटेड हो, तो जो भी रिकॉर्ड्स मेंशन करती हैं सरकारें, राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें, उन रिकॉर्ड्स को प्रॉपर वे में एनालाइज करने का काम किसका है, कैग का है। तो इस काम को रिकॉग्नाइज किया नरेंद्र मोदी सरकार ने और उन्होंने इसे विशेष कार्य के अंतर्गत रखा कि भाई आप जो काम कर रहे हो वो एक बहुत ही, है ना, विश्वासपद और बहुत ही आवश्यक कार्य है जनता के दृष्टिकोण से, देश के दृष्टिकोण से। तो इसके लिए उनको ये सम्मानित दिया गया, ठीक है। नंबर 2 BRO, ठीक है, BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, की उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मेंशन किया। सवाल है ऐसा क्या हो गया कि BRO की उपलब्धि को मेंशन किया गया, बड़ा ध्यान से देखते हैं, है ना। यहां पे आपको एक नाम भी मिल जाएगा, राजीव चौधरी। कौन है ये, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, अभी डायरेक्टर है ये सीमा सड़क के, यानी कि BRO के डायरेक्टर का नाम क्या है, मिस्टर राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 16 नवंबर 2021 को लद्दाख जिले के उमलिंगला, देखो उमलिंगला दरे, ठीक है, उमलिंगला पास, यहां पे दरे का मतलब पास होता है गाइस। सो उमलिंगा पास पर 19,024 फीट पर, ठीक है, 19,024 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप मेंशन कर लो कि BRO ने लद्दाख रेंज में उमलिंगला दरे में 19,024 की हाइट पे, फीट की हाइट पे दुनिया की सबसे बड़ी या योग्य, मतलब आप कह सकते हो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क की निर्माण किया है और इसीलिए इस सड़क को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं इस सड़क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे नेक्स्ट वाले स्लाइड में। देखो 52 किलोमीटर लंबी ये चिसुमले से डेमचौक टरमैक सड़क 19,024 फीट ऊंचे उमलिंगला दरे से होकर गुजरती है। क्या बातें इंपॉर्टेंट है, 52 किलोमीटर ये लंबी है
और बोलीविया में एक सड़क, ये पहले की बात है, यानी कि हमारे यहां के उमलिंगला, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक लड़ी लगा दी है, चाहे वो है ना यूनिटी ऑफ स्टैचू हो, चाहे वो प्रधानमंत्री स्टेडियम की बात हो यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात हो, या फिर अभी इस यू कैन से उमलिंगला पास रोड की बात हो, है ना। तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में इंडिया एक के बाद एक अपने नाम को दर्ज कराता जा रहा है, जो कि इंडिया और पूरे भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो भाई सैल्यूट फॉर दिस कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, ये बातें हम बोल सकते हैं इन चीजों को देखते हुए कम से कम। चलिए, ये इससे पहले बोलिविया में एक सड़क के पिछले रिकॉर्ड से ये बेहतर है, जो ज्वालामुखी उटुरुकु है ना, उटुरुकु से 18,953 फीट पर जुड़ती है। याद रखेंगे जो सेकंड हाईएस्ट है अभी करंट, जो पहले फर्स्ट हाईएस्ट था अब सेकंड हाईएस्ट हो चुका है, वो क्या है, उटुरुकु। कहां है ये, तो ये बोलिविया में है। ठीक है, चलिए रोड नंबर 3 पे आते हैं। स्लाइड नंबर 3, हमारा करंट अफेयर नंबर 3, एडवांस केमिस्ट्री सेल। ध्यान दीजिएगा, एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी कि एसीसी, एडवांस केमिस्ट्री सेल पीएलआई स्कीम के लिए संभावित बोली लगाने वालों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित पूर्व बोली। ठीक है, मतलब क्या है ये, आपको याद होगा प्रदूषण, ठीक है, चाहे हम बात करें अभी जलवायु परिवर्तन की या बात करें देश में बढ़ते हुए प्रदूषण की, तो इस पे जोर देने के लिए मोदी सरकार ने साल के प्रारंभ में ही, मई में ही, है ना, एक सम्मेलन के दौरान ये कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक से चलने वाली वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि ये संख्या डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या से ज्यादा होने का अनुमान है। ठीक है, तो यहां पे इसी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने ये तय कर दिया है, क्या किया है, 18,100 करोड़ रुपए, 18,100 करोड़ रुपए एज अ प्रोत्साहन राशि के तौर पे, प्रोत्साहन योजना के तौर पे, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इन, है ना, इंसेंटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएलआई। याद रखेंगे आप, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये क्या होता है, ये किसी भी नई योजना को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योगियों को सरकार के द्वारा दी गई एक सहायता राशि होती है, ताकि वो उस नई योजना में एक तरीके से साहसिक कदम बढ़ा सके। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। ठीक है ना, लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक देश को 100% ई मोबिलिटी वाली अर्थव्यवस्था में सम्मिलित करना। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि यहां पे बात किसकी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो आप ही कर सकते हो, मैं खुद पे तो कमेंट कर नहीं सकता। हाँ जी, और अगर बढ़िया लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाइयों, है ना, और बहनों भी, बहनें क्यों छूटेंगी। चलो भाई, नंबर 4 ICAFT। ठीक है, यूनेस्को गांधी पदक के, यानी कि यहां पे बात किसकी हो रही है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है ने यूनेस्को गांधी पदक के लिए 9 फिल्मों की सूची जारी की। पहले फटाफट से ये समझते हैं कि यूनेस्को गांधी पदक किस चिड़िया का नाम है भाई, क्या है ये। देखिए, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार महात्मा गांधी के शांति तथा सहनशीलता के विचारों को व्यक्त करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को दिया जाता है। मार्क कर लेंगे इस बात को आप कि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को गांधी पदक उन मूवीज को दिया जाता है या उन मूवीज को इसके अंतर्गत शॉर्टलिस्ट किया जाता है मित्रों, जिनको, है ना, गांधी विचारधारा, जिन मूवीज के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, वो गांधी विचारधारा यानी कि अहिंसा के बात को बढ़ावा देने पे जोर देते हैं। ठीक है ना, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सी मूवीज है। मूवी नंबर 1 21वां टिफिन,
ठीक है। निर्देशक कौन है? विजय गिरी बाब। भारत की मूवी है, 2020 में रिलीज हुई थी, गुजराती लैंग्वेज में बनी थी, 88 मिनट की मूवी है और ये रंगीन फिल्म है यानी कि कलर मूवी है। नंबर 2 कमिटमेंट हसन। कमिटमेंट हसन मूवी का नाम, डायरेक्टर का नाम स्नेह कपलनाग्लू। तो टॉकीज मूवी है, 2021 में आई, टॉकी में रिलीज हुई, 147 मिनट की मूवी है और ये भी एक कलर मूवी है। बहुत बढ़िया। किलिंग द यूनुज खान। किलिंग द यूनुज खान, डायरेक्टर एबेस्ट अबेद। मूवी ईरान में रिलीज हुई, 2021 में रिलीज हुई, फारसी अरबी 2 लैंग्वेजेस में मूवी आई, ठीक है। 110 मिनट की मूवी है एंड ऑफ कोर्स ये भी एक कलर मूवी है, ठीक है। तो इन बातों पे ध्यान देते रहेंगे, मूवीज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट खुज गांगल, डायरेक्टर विनोद राज PS। इंडिया की मूवी, 2020 में रिलीज, तमिल लैंग्वेज, 77 मिनट, कलर मूवी, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 5 लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड्स। लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड मूवी नंबर 5, डायरेक्टर मोहम्मद सालेह हारून, ठीक है। मूवी फ्रांस की है, बेल्जियम जर्मनी, ठीक है। फ्रांस बेल्जियम जर्मनी 3 जगहों पे रिलीज हुई, 2021 में रिलीज हुई और इसकी जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच और अरबिक थी। 87 मिनट की ये एक कलर मूवी है यानी कलर फिल्म है। नंबर 6 नाइट फॉरेस्ट, डायरेक्टर का नाम आंद्रे हॉर्मन और कैथरीन मिल्हन, ठीक है। जर्मनी की मूवी 2021 में रिलीज हुई, लैंग्वेज जर्मन था, 96 मिनट की मूवी एंड ऑफ कोर्स ये कलर मूवी है, ठीक है। नंबर 7 निराय थतक लुल्ला माराम। निराय थतक लुल्ला माराम मूवी का नाम, डायरेक्टर जयराज। मूवी इंडिया की, नाम से समझ गए होंगे आप, 2021 में रिलीज हुई, मलयालम मूवी है, मतलब मलयालम लैंग्वेज में आई है और 90 मिनट की ये टोटल मूवी है। नंबर 8 टोक्यो सेकिंग। मूवी का नाम टोक्यो सेकिंग गाइस, डायरेक्टर मिस्टर ओलिवियर पेयन। मूवी है फ्रांस की, लैंग्वेज भी ऑफ कोर्स फ्रेंच, इंग्लिश, जापानीज 3 लैंग्वेजेस में मूवी आई है, 2021 में रिलीज हुई है, 101 मिनट की टोटल मूवी है, ऑफ कोर्स कलर मूवी है। नंबर 9 व्हेन प्रोमोग्रेनेट्स हाउल। व्हेन प्रोमोग्रेनेट्स हाउल ये हमारी 9वीं मूवी है, डायरेक्टर है हमारे ग्रेनाज मोसोवी। ग्रेनाज मोसोवी, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इन दोनों जगहों पे मूवी रिलीज हुई है और इस मूवी का जो लैंग्वेज है वो फारसी और पश्तो है, ठीक है। पश्तो आप जानते हो, अफगानिस्तान में पश्तून ट्राइब पाए जाते हैं, पश्तून लोग पाए जाते हैं, तो उनके लिए ही पश्तो भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। 80 मिनट की मूवी है और ये कलर मूवी है। तो होप इन 9 मूवीज के नाम आपको मैंने बता दिए, कौन मूवी किस रैंक पे आएगी मैं वो भी आपको बता दूंगा जैसे ही हमें लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट लगे कमेंट हो तो जरूर पूछना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने डिजिटल इंडिया भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलेख आधुनिकीकरण की कार्यक्रम का शिलान्यास किया, यानी कार्यशाला का उद्घाटन किया। क्या है ये चीज, बहुत ध्यान से समझिए इसको कि ये एक नई सिस्टम प्रणाली है, एक तरीके से आप कह सकते हो बिल्कुल आधार कार्ड बेस्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम केंद्र सरकार लेके आ रही है। क्या है ये, बड़ा ध्यान से समझिए इसको, ULPIN, ठीक है। ये एक यूनियन लैंड रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है। इसके अंतर्गत क्या होगा, भारत सरकार, ठीक है, जितने भी दस्तावेज हैं उनका पंजीकरण करवाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक जमीन है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूं, सो मुजफ्फरपुर में मेरे नाम पे कहीं कोई एक जमीन है। अभी तक क्या होता है कि जमीनों में खाता नंबर और खेसरा नंबर होता है, ठीक है, मैं बिहार के हिसाब से बात करूं। अब एक यूनिक आईडी, ठीक है, एक यूनिक आईडी जनरेट करवाएगी हर लैंड का गवर्नमेंट और वो यूनिक आईडी आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके नाम पे वो रिकॉर्ड होकर डिजिटलाइज्ड हो जाएगा परमानेंटली,
ठीक है, आप इंडिया में रहो ना रहो, इंडिया से बाहर रहो, अपने मुजफ्फरपुर शहर में रहो ना रहो, जितनी रकवा यानी कि जितना लैंड एरिया है आपका, वो आपके आप डिटेल्ड के साथ ये यूनिक आईडी आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गई। अब आपके जमीन को कोई दखल कब्जा नहीं कर सकता, आपके जमीन के साथ कोई जालसाजी नहीं हो सकती। तो एक तरीके से ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा लैंड रिफॉर्म्स को देखते हुए या लैंड से जुड़ी हुई जानकारी को कलेक्ट करने के लिए। होप आप समझ गए होंगे। इसके आगे चल के इसके दूरगामी परिणाम भी है, मैं आपको हल्का सा डिटेल जल्दी से समझा दूं। एक सेकेंड गाइस, इसमें हाँ जी, इसमें फटाफट से ये समझने की है कि इसके करने के पीछे का रीजन एक ये भी है गाइस कि जो केंद्र सरकार है ना, वो चाहती है कि टोटल आंकड़े भी निकल के आए कि हमारे पास अभी फार्मिंग एरिया कितना है, यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है, हम इंडस्ट्रीज के लिए कितना दे सकते हैं, कितना लैंड यूज कर रहे हैं, उसके अलावा सेटलमेंट के तौर पे क्या यूज हो रहा है, उसके अलावा जो बैरन लैंड है या वेस्ट लैंड है वो कितना, एक तरीके से पूरा डेटाबेस निकलेगा। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से लोग हैं जो आज भी है ना बहुत अधिक अमाउंट में, या फिर आप कह सकते हो कि एक जमीनों का पूरा है ना जत्था रखे हुए हैं, लाइक जमींदारी सिस्टम। तो इन सारी चीजों की जानकारी केंद्र सरकार को मिलेगी इस व्यवस्था के बाद, ठीक है। डिटेल्ड जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी आप तक पहुंचती जाएगी। ये एक पिक्चर है जो आपके सामने आ रहा है, यहां पे आप देख सकते हो कि एक मेल एक फीमेल है जो साड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। सवाल है ये करंट न्यूज में क्यों है और क्यों आपको मैं ये बता रहा हूं, आगे जैसे ही आप देखोगे ये समझ में आ जाएगा। पिक्चर थोड़ा ब्लर होगा आई थिंक, ठीक है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी पिक्चर मिल नहीं पाया, कोई ना, आप लोग काम चला लोगे, अच्छे जो हो इतने, है ना, जो लोग वीडियो कंप्लीट देखते हो। चलो भाई, नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। क्यों किया गया, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन है ये ऐसे सभी ग्रामीण जगहों को, ग्रामीण स्थलों को प्रोत्साहित करती है, प्रमोट करती है, जो लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे आप, है ना, एक सेकेंड गाइस, हाँ, इनका उद्देश्य गांवों को प्रशिक्षण और सुधार के अवसरों तक पहुंच के माध्यम से अपनी ग्रामीण पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। यानी कि ऐसी सारे जगह, ऐसे भारत के नहीं विश्व के सारे गांव जो कि अपनी किसी न किसी खासियत की वजह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपने यहां बनने वाले किसी उत्पाद की वजह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको इस काम में लगाए रखने के लिए ये प्रोत्साहन होती है जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, क्यों फेमस है ये गांव जान लेते हैं जल्दी से। पोचमपल्ली गांव अपनी बुनाई, है ना, कौन सी बुनाई गाइस, क्या हो गया, जी हाँ, सॉरी फॉर द डिले। पंचमपल्ली जो गांव है ना अपना, ये बुनाई की शैली यानी कि इकत नाम याद रखेंगे, इकत की साड़ियों का ही वो पीछे वाला पिक्चर था जो मैंने दिखाया था आपको। तो इकत की साड़ियां फेमस है पोचमपल्ली की, जो कि तेलंगाना राज्य का एक हिस्सा है, और इसी के लिए इन्हें सिल्क सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी। याद रखेंगे आप कि अगर आपसे यह पूछ दिया जाए
कि भारत में किस स्थान को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वह पोचमपल्ली किस राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में है। हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है गांव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने 7वें न्यूज पे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर यानी कि आज की बात है को भारतीय समय अनुसार प्रातः लगभग 9 बजे सिडनी संवाद, बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस, सिडनी संवाद के मुख्य भाषण देंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सिडनी संवाद, क्यों मैंने इसको नोट डाउन किया, समझने की बात है। प्रधानमंत्री भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति थीम पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसमें कौन कौन आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान, याद रखेंगे जापान। सो ये तीन देशों के बीच में आप कह सकते हो एक डायलॉग की तरह पे यूज होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है मुख्य तौर पे, जापान है और फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। अब इसके मुद्दे क्या है, चर्चा करने के मुख्य मुद्दे, तो इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो है प्रौद्योगिकी यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन से उत्पन्न अवसरों एवं चुनौतियों की सामान्य समझ विकसित करने की दिशा में काम करने के लिए, है ना, एक मंच देने के लिए। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म होगा जहां पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और वैसे सभी देश जो कि इस डायलॉग के अंदर सम्मिलित होंगे, अब एक डॉक्यूमेंट, एक तरीके से एक सिंगल प्लेटफॉर्म साझा करेंगे, एक सिंगल वे ऑफ डूइंग वर्क प्रणाली के तहत वो लोग जुड़ेंगे और एक दूसरे से टेक्नोलॉजी, स्किल, मैनेजमेंट, वे ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, इन बातों को शेयर करके इक्वल डेवलपमेंट को फोकस करेंगे। होप आप समझ रहे होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं वो आप ही कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, हम आ चुके हैं अपने सबसे फेमस साइट पे जो कि है आज का इतिहास। जी हां, और यह है बिल्कुल खास, केवल सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक ही जगह पे मिलना है आपको, वो है ज्ञान भाई सोमेन झा। जी हां, आज का इतिहास 17 नवंबर की पहले हम बात कर लेंगे, फिर 18 नवंबर पे चलेंगे। 17 नवंबर 1869 क्या हुआ था, मिस्र में सुएज नहर लाल सागर के साथ, है ना, भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए विस्तृत समारोह में उद्घाटन किया गया। याद रखोगे, सुएज नहर को खोला गया लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए। ठीक है, 1950 आज ही के दिन 15 वर्षीय तेंजिंग ग्यात्सो, याद रखोगे नाम, तेंजिंग ग्यात्सो ने 14वें दलाई लामा की शपथ ली। ठीक है, दलाई लामा कौन, बौद्ध धर्म के एक तरीके से आध्यात्मिक गुरु। 1970 सोवियत संघ का चंद्रमा रोवर, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सोवियत संघ यानी कि हम यहां बात कर रहे हैं यूएसएसआर, यानी कि ओवरऑल हम यहां बात कर रहे हैं रशिया की। तो रशिया ने क्या किया गाइज, अपने चंद्रमा रोवर, पहला रोसिंग रिमोट नियंत्रित रोबोट की लैंडिंग कराई। यानी कि सिंपल समझे तो ये पहला क्या था, रोबोट था जो कि चंद्रमा की सतह पे गया था। किसने भेजा, तो रूस ने भेजा। कब भेजा, तो 15 नवंबर 1970 को भेजा। ठीक है, फिर 1970 अमेरिकी आविष्कारक डगलस एंग्लोबार्ट, है ना, एंगलबार्ट को द फर्स्ट कंप्यूटर माउस के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। ठीक है, याद रखोगे, फर्स्ट कंप्यूटर माउस। ठीक है, बनाने वाले का नाम डगलस एंगलबार्ट, इनको क्या मिला, अमेरिका में पेटेंट मिला 1970 17 नवंबर को माउस के लिए। ठीक है, द फर्स्ट माउस। 1525 भारत को जीतने के मकसद से बाबर, याद रखेंगे बाबर, किस किंगडम या साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, कमेंट सेक्शन में डालो आंसर को। ठीक है, सिंध के रास्ते 5वीं बार भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। 1966 भारत की रीता फारिया, आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट मिस वर्ल्ड, है ना। ठीक है, रीता फारिया मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने वाली वह पहली एशियाई महिला थी। याद रखेंगे 17 नवंबर को ही
रीता फारिया क्या बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, और ऐसा बनने वाली वो भारत ही नहीं एशिया की पहली महिला थी। ठीक है, तो बहुत गर्व की बात है। 2012 शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे, ठीक है, बाल ठाकरे है ना, जिनके सुपुत्र कौन है, कमेंट सेक्शन में डालो, बहुत फेमस है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी है। अगर आप जानते हो उनका नाम तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। उनका निधन हुआ था 17 नवंबर 2012 को, है ना। आज अगर आप न्यूज चैनल्स देखोगे तो वहां आपको ये न्यूज कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। ठीक है, उससे उनसे पहले आप तक ये न्यूज मैंने पहुंचा दी गाइस। अब आते हैं 18 नवंबर की बात करते हैं। 1928 पहली बार मिकी माउस, बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर है, बचपन में हर किसी का फेवरेट होता था, मेरा भी होता था, शायद आपका भी होगा, है ना। सो मिकी माउस की पहली फिल्म, ठीक है, स्टीम बोट विली के साथ बड़े पर्दे पर दिखा, ठीक है, पहली बार। 1963 अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम्स दुनिया के सामने पहला ऐसा फोन लेके आई जिसमें बटन वाला डायलिंग पैड था। जी हाँ गाइज, आज हमारे पास टच स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन टच था, फिर अब टच स्क्रीन आ गया, लेकिन आप समझे कि इस टेलीफोन्स के विकास में एक लंबा दौर रहा, एक लंबा समय रहा है। ठीक है, तो इस दौर में सबसे पहला जो बुनियाद डाला था वो किसने डाला, तो 1963 में 18 नवंबर को ही, आज ही के दिन, अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम्स ने, ठीक है, क्योंकि ये पहला उस दिन बटन वाला डायलिंग फोन लेके आए थे। बहुत बढ़िया। 2013 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पे मावेन यान को भेजा था। ठीक है, 1727 गाइस, महाराजा जयसिंह द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लो। और आप कह सकते हो कि ये जयपुर की स्थापना दिवस होगी आज। ठीक है, जयपुर में लोग नाच गा रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, बहुत ध्यान से समझो। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। शहर के आर्किटेक्ट बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे यह क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर की नींव किसने रखी, तो महाराजा जयसिंह ने, और बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम तो याद रखेंगे आप, विद्याधर चक्रवर्ती। कहां के थे, बंगाल के थे। चक्रवर्ती, मुखर्जी, है ना, बैनर्जी बंगालियों के टाइटल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1948 बिहार की राजधानी पटना के निकट स्टीमर नारायणी दुर्घटनाग्रस्त होने से 500 लोग डूबे थे। आज ही के दिन 1948 में 18 नवंबर को नारायणी स्टीमर, नारायणी नाम के स्टीमर के डूबने से, ठीक है, 500 लोगों की डेथ हो गई थी। 1972 बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कब बाघ, कब हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु बना, तो याद रखोगे 1972, 18 नवंबर 1972, 72 वो दिन था जिस दिन बाघ को राष्ट्रीय पशु चुन लिया गया। होप सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो प्लीज डू कमेंट, और आप वही कर सकते हो, और इस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो, है ना। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहां रहिए या धनबाद रहिए, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको टॉपिक्स पता है, नेक्स्ट हमारी टॉपिक जो आने वाली है वो बिटकॉइन पे आने वाली है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी पे। तो बस देखना ना भूलें, मे बी आज ही आपको वो मिल जाएगी। टाटा।